हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 107 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1700 to 2000 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6। There is not much direct evidence of the decline of India's traditional industries. Analyze the statement in the light of the deindustrialization debate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि ब्रिटिश रूल के दौरान भारत के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट्स और वीविंग कैसे गिर गए। हमें डिइंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट को समझाना है। कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश ने जानबूझकर इंडस्ट्रीज बर्बाद की और कुछ कहते हैं इसके लिए डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता। दोनों व्यूज का एनालिसिस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिइंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है भारत के पुराने हाथ से बनने वाले इंडस्ट्रीज जैसे कपड़ा, धातु और हथकला के उद्योगों का गिरना। ब्रिटिश पीरियड में कई नेशनलिस्ट थिंकर्स जैसे दादा भाई नौरोजी और RC दत्त ने कहा कि ब्रिटिश ने इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। इस डिबेट का मेन मुद्दा है, क्या डिक्लाइन ब्रिटिश पॉलिसी से हुआ या इकोनॉमिक बदलाव के कारण। मेन बॉडी। 1। ब्रिटिश से पहले भारत के इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश आने से पहले भारत दुनिया में टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर था। डकचा, मुर्शिदाबाद, सूरत जैसे शहर कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे। आर्टिजन्स और वीवर्स को मुगल राज में राजाओं की पैट्रनेज मिलती थी। भारत एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी जहां से यूरोप तक गुड्स जाते थे। 2। ब्रिटिश ने मार्केट और पॉलिसी बदली। 1813 के बाद ब्रिटिश ने अपने मशीन मेड कपड़े इंडिया में लाकर मार्केट भर दिया। इंडियन हैंडमेड गुड्स पर इंग्लैंड में हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, लेकिन ब्रिटिश गुड्स पर इंडिया में नहीं। इससे इंडियन वीवर्स कम्पीट नहीं कर पाए और उनका बिजनेस बैंड होने लगा। जमींदारी और रेवेन्यू पॉलिसीज ने किसानों की खरीदने की ताकत भी कम कर दी, जिससे लोकल बाजार गिर गया। 3। डिइंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट और एविडेंस। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जैसे नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। पर मॉरिस डी मॉरिस और तीर्थंकर रॉय जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि इसके लिए डायरेक्ट डेटा नहीं मिलता, जैसे प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड्स। उनका कहना है कि कुछ लोग एग्रीकल्चर में चले गए और कुछ इंडस्ट्रीज जैसे जूते और कॉटन कॉलोनियल टाइम में भी बढ़े। मतलब डिक्लाइन एक स्लो प्रोसेस था, सडन कोलैप्स नहीं। 4। रीजनल और सेक्टरल वेरिएशंस। बंगाल में टेक्सटाइल वीविंग बहुत गिरा, पर बॉम्बे और अहमदाबाद में नए मिल्स खुले। कुछ हथकला जैसे पॉटरी, लेदर और वुडवर्क छोटी स्केल पर चलती रही। हर रीजन में इफेक्ट अलग था, कहीं पूरा गिर गया, कहीं मॉडर्न फॉर्म में बदल गया। 5। इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। वीवर्स और आर्टिजन्स बेरोजगार हुए और गांव की तरफ चले गए। एग्रीकल्चर पर बोझ बढ़ गया, जिससे गरीबी और अकाल बढ़े। भारत एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर और ब्रिटिश गुड्स का मार्केट बन गया। 1750 में भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर 25% था, जो 1900 तक 2% से भी कम हो गया। कंक्लूजन। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। ब्रिटिश पॉलिसीज, ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी सब ने मिलकर इसको बदला। हालांकि डिक्लाइन सच था, पर उसका डायरेक्ट प्रूफ कम मिलता है। इसलिए ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है। डिइंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट हमें दिखाती है कि कॉलोनियल रूल ने भारत की इकोनॉमी को किस तरह से बदल दिया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 7. Trace the emergence and growth of Indian capitalist class in colonial India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियल क्लास कैसे बनी और बढ़ी। हमें उनके उद्भव के कारण, उनके प्रमुख व्यक्ति, उनके योगदान और उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम के बीच अपनी जगह कैसे बनाई, ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास उन व्यक्तियों और परिवारों को कहते हैं जिन्होंने ब्रिटिश समय में अपने उद्योगों के माध्यम से धन और प्रभाव कमाया।
ब्रिटिश शासन के बहुत सारे बंधन होने के बावजूद टाटास, बिरलास, किर्लोस्कर्स, वाडियास जैसे व्यापारी अपनी मेहनत से उभार कर आए। उनका विकास भारत के फ्यूडल और कृषि प्रधान समाज से एक इंडस्ट्रियल समाज की तरफ बढ़ने का प्रतीक था। इन्होंने देश में औद्योगिक सोच और स्वदेशी जागरूकता दोनों को जन्म दिया। मेन बॉडी 1. अर्ली रूट्स ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म। प्रारंभिक दौर। ब्रिटिश रूल से पहले ही कुछ व्यापारी समुदाय जैसे मारवाड़ी, पारसी, चेट्टियार और बनिया लोग देश के और विदेशी व्यापार में सक्रिय थे। जब ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गिरने लगी तो ये व्यापारी बैंकिंग, मनी लैंडिंग और ब्रिटिश कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगे। ब्रिटिश व्यापार के साथ संबंध बढ़ने से उन्होंने नए बिजनेस टेक्निक्स सीखे और धीरे धीरे नए उद्यम खड़े किए। 2. इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप का उदय। 19वीं सेंचुरी के मध्य दौर में 19वीं सेंचुरी के मध्य में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने मॉडर्न इंडस्ट्रीज में कदम रखा, जैसे टेक्सटाइल, जूते और माइनिंग। जामसेजी टाटा ने 1877 में एम्प्रेस मिल्स शुरू की और बाद में स्टील इंडस्ट्री की नींव रखी। पारसी व्यापारी जैसे वाडिया और पेटी ने कॉटन मिल्स और शिपिंग बिजनेस में पैसा लगाया। ब्रिटिश के डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स के बावजूद इंडियन उद्योगपति ने दृढ़ता और समझदारी से अपना रास्ता बनाया। 3. अर्ली 20वीं सेंचुरी में एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन। 1905 के स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियन इंडस्ट्रीज को नई ऊर्जा दी। देशवासियों ने बी इंडियन, बाय इंडियन का नारा उठाया। बिरला, साराभाई और सिंघानिया जैसे परिवार नए क्षेत्रों जैसे कॉटन, शुगर, पेपर, जूते में आगे बढ़े। 1907 में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर और 1927 में FICCI बनाया गया, जिससे इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को संगठित रूप मिला। वर्ल्ड वॉर 1 1914-18 के दौरान ब्रिटिश इंपोर्ट कम हो गए, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ने का मौका मिला। 4. कॉलोनियल स्टेट और नेशनल मूवमेंट के साथ संबंध। ब्रिटिश सरकार के साथ इंडियन कैपिटलिस्ट्स का रिश्ता मिक्स्ड था। कुछ फायदे मिले, लेकिन ज्यादा पॉलिसीज ब्रिटिश बिजनेस के पक्ष में थी। कई इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कांग्रेस मूवमेंट को सपोर्ट किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड उठाए। GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे व्यक्ति कांग्रेस के इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक्टिवली शामिल हुए। 1930-40 के दौरान इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास ने राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं पर भी अपना प्रभाव दिखाया। 5. स्वतंत्रता के बाद का योगदान। इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने आजाद भारत के इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत बनाया। उनका अनुभव और व्यावसायिक सोच नए भारत के प्लानिंग मॉडल के लिए मूलभूत बनी। टाटा, बिरला, किर्लोस्कर और बजाज जैसे परिवार ने आज के भारत के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को शेप दिया। कंक्लूजन। कॉलोनियल रूल के दौरान इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास का उभार एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ब्रिटिश के दबाव और नियमों के बावजूद इन उद्योगपतियों ने देश में आर्थिक और औद्योगिक जागरूकता फैलाई। इनका योगदान सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण रहा। आखिरकार इन्होंने मॉडर्न भारत के इंडस्ट्रियल विकास की नींव रखी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Examine the nature of women's employability in colonial India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि कॉलोनियल इंडिया के दौरान महिलाओं की नौकरी या रोजगार की स्थिति कैसी थी। हमें बताना है कि महिलाएं किस प्रकार के काम करती थी, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति ने उनके काम को कैसे प्रभावित किया और ब्रिटिश पॉलिसीज ने उनके एम्प्लॉयमेंट को कैसे बदला या सीमित किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉलोनियल दौर में महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी पर सामाजिक परंपराओं, आर्थिक जरूरत और ब्रिटिश नियमों का गहरा प्रभाव था। इंडस्ट्रियलाइजेशन और नई शिक्षा प्रणाली के आने से महिलाओं के लिए कुछ नए अवसर बने, लेकिन अधिकतर उन्हें कम तनख्वाह और असुरक्षित काम मिलते थे। इस जवाब में हम देखेंगे कि कॉलोनियल भारत में महिलाएं किस प्रकार के काम करती थी, उनकी स्थिति क्या थी और समय के साथ क्या बदला। मेन बॉडी 1. प्री कॉलोनियल और अर्ली कॉलोनियल पीरियड में महिलाओं का काम। कॉलोनियल रूल से पहले महिलाओं काम करती थी खेती, हाथ के काम, वीविंग, पॉटरी और घर के कामों में। ब्रिटिश आर्थिक नीति के बाद इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जैसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट गिर गए, जिससे कई महिलाएं बेरोजगार हो गई। गांवों में महिलाएं खेती के कामों में शामिल रही, पर उनका काम अधिकतर अनपेड था। 2. इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनियल इकोनॉमी का प्रभाव। ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल सेटअप में महिलाओं को कम मौके मिलते थे। उनका काम अधिकतर प्लांटेशंस, टेक्सटाइल मिल्स और माइंस तक सीमित था। प्लांटेशन, चाय, कॉफी, इंडिगो में महिलाओं को कठिन स्थितियों में काम करना पड़ता था।
कई बार उनके साथ शोषण भी होता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे बेंगल और बॉम्बे में महिलाओं को सस्ती मजदूरी पर रखा जाता था। ब्रिटिश पॉलिसीज ने पुरुषों को फॉर्मल इंडस्ट्री में ज्यादा प्रेफरेंस दी, जबकि महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर तक सीमित रही। 3. सामाजिक बंधन और जेंडर कंस्ट्रेंट्स। पेट्रियार्कल समाज ने महिलाओं को घर तक सीमित रखा। मिडिल और अपर क्लास महिलाओं के लिए बाहर काम करना उचित नहीं माना जाता था। शुरुआती दौर में महिलाओं की शिक्षा बहुत कम थी, इसलिए स्किल्ड जॉब्स उनके लिए मुश्किल थी। राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे रिफॉर्मर्स ने महिला शिक्षा के लिए प्रयास किए, जिससे बाद में महिलाएं टीचिंग, नर्सिंग और क्लरिकल जॉब्स में आए। 4. प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ में महिलाओं का प्रवेश। 19 और 20 सेंचुरी के अंतिम दौर में शिक्षित महिलाएं टीचिंग, मेडिसिन और सोशल वर्क जैसे फील्ड्स में आए। मिशनरी स्कूल्स और रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इनका रास्ता आसान बनाया। कादम्बिनी गांगुली और पंडिता रमाबाई जैसे पायनियर्स ने प्रेरणा दी कि महिलाएं भी प्रोफेशनल दुनिया में आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये संख्या बहुत कम थी और सामाजिक रूप से महिलाएं अब भी सीमित थी। 5. चैलेंजेस और शोषण। महिला वर्कर्स को कम मजदूरी, लंबी ड्यूटी और सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। ज्यादातर महिलाएं टेम्पररी या सीजनल काम करती थी जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। जाति और वर्ग के आधार पर भी भिन्नता थी। नीचे जाति की महिलाएं मैनुअल लेबर करती थी, जबकि उच्च जाति की महिलाएं घर तक सीमित थी। 6. अंतिम कॉलोनियल दौर के बदलाव। नेशनलिस्ट मूवमेंट ने महिलाओं को पब्लिक लाइफ में आने का मौका दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। 1930 के डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर II के दौरान कुछ सेक्टर्स में महिलाओं की डिमांड बढ़ी। 1940 तक महिलाओं ने क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना शुरू किया, लेकिन अब भी सीमित हद तक है। कंक्लूजन। कॉलोनियल भारत में महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी एक कॉम्प्लेक्स स्थिति थी जहां सामाजिक बंधन और आर्थिक दबाव दोनों प्रभावशाली थे। फिर भी शिक्षा, रिफॉर्म मूवमेंट्स और नए आर्थिक मौकों ने कुछ महिलाओं को रोजगार की दुनिया में जगह दी। उन्होंने आगे चलकर स्वतंत्र भारत में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोलने की नींव रखी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. What were the focal points of 1950-1980 industrial policy? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 1950 से 1980 तक भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के मेन गोल्स और डायरेक्शन समझानी है। मतलब, इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन से स्टेप्स लिए, जैसे 5 ईयर प्लान्स, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना। इंडस्ट्रियलाइजेशन को नेशनल डेवलपमेंट का फाउंडेशन माना गया। सरकार ने सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को अपनाया। 1948, 1956 और 1977 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस ने 1950-1980 के दौरान भारत के इंडस्ट्रियल विकास का फ्रेमवर्क तैयार किया। मेन बॉडी। 1. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। बुनियादी नीति। 1948 की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का रोल था। गवर्नमेंट ने डिफेंस, रेलवेज और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे को सेक्टर्स अपने कंट्रोल में रखे। प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स और छोटे इंडस्ट्रीज के लिए एनकरेज किया गया। इसका एम था इंडस्ट्रियल बैलेंस और सोशल वेलफेयर। मुख्य बिंदु। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रेगुलेशन, रीजनल बैलेंस और लेबर वेलफेयर पर ध्यान। 2. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। 1956 की पॉलिसी को इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का चार्टर कहा गया। इसने एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने पर फोकस किया। इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। शेड्यूल ए, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, आयरन एंड स्टील, एटॉमिक एनर्जी। शेड्यूल बी, पब्लिक सेक्टर लीड करेगा लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड। शेड्यूल सी, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन विद गवर्नमेंट कंट्रोल। हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पर मेजर एम्फेसिस दिया गया। मेन ऑब्जेक्टिव्स। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीजनल डिस्पैरिटी कम करना, सेल्फ रिलायंस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच बैलेंस। 3. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और कंट्रोल सिस्टम 1960 to 1970। सरकार ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल किया जा सके।
MRTP एक्ट 1969 आया ताकि बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस पर कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन लाइसेंसिंग से रेड टेपिज्म बढ़ा और लाइसेंस राज का जमाना आ गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया गया ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। 5-year प्लान्स इम्पैक्ट। सेकंड और थर्ड प्लान्स ने हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स पर फोकस किया। फोर्थ प्लान ने रीजनल बैलेंस और टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया। 4. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 डिसेंट्रलाइजेशन और स्मॉल इंडस्ट्रीज पर ध्यान। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने नए रिफॉर्म्स लाए। फोकस स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर था ताकि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट माइल। डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया गया। पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाने और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की गई। चैलेंजेस। पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंसी बढ़ी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से कंपेटिटिवनेस कम हुई। ज्यादा कंट्रोल्स होने से एंटरप्रेन्योरशिप दब गई। कंक्लूजन। 1950 to 1980 के दौरान भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन एम था सेल्फ रिलायंट और बैलेंस्ड इकोनॉमी बनाना। सरकार ने पब्लिक सेक्टर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस किया। लेकिन कंट्रोल और लाइसेंसिंग के कारण ग्रोथ स्लो हो गई। फिर भी इन्हीं पॉलिसीज ने भारत के इंडस्ट्रियल बेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Indian response towards colonial interventions in the field of science and technology in India. B. Bank nationalization. C. Birla Brothers. D. Globalization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं और इनमें से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक में हमें उनका बैकग्राउंड, मुख्य विशेषताएं, प्रभाव और महत्व लिखना है। इनका संबंध भारत के आर्थिक और वैज्ञानिक विकास से है, कॉलोनियल पीरियड से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश राज के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने कई नए रिफॉर्म्स लाए, लेकिन उनका उद्देश्य अपने फायदे के लिए था। फिर भी इंडियन थिंकर्स और साइंटिस्ट्स ने इन्हीं रिफॉर्म्स का इस्तेमाल अपनी प्रगति और राष्ट्रीय विकास के लिए किया। Main body. A. Indian response towards colonial interventions in the field of science and technology in India. 1. ब्रिटिश पॉलिसी और मॉडर्न साइंस का प्रवेश। ब्रिटिश ने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज 1835 और थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 जैसे इंस्टीट्यूशंस शुरू किए। इनका उद्देश्य था ट्रेंड इंडियन स्टाफ बनाना जो उनके लिए काम करे। रिसर्च मेनली कॉलोनियल नीड्स जैसे रेलवे, प्लांटेशन और माइनिंग के लिए होती थी। 2. भारतीय बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया। राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे रिफॉर्मर्स ने मॉडर्न साइंस एजुकेशन का समर्थन किया। 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (IACS) जैसे संस्थाओं ने देश में अपने बल पर साइंस को बढ़ावा दिया। 3. स्वदेशी वैज्ञानिक आंदोलन। J.C. बोस, P.C. रे और C.V. रमन जैसे साइंटिस्ट्स ने अपनी रिसर्च से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। ये लोग कॉलोनियल लिमिट के बावजूद इंडिजिनस साइंस को मजबूत कर रहे थे। 4. आज़ादी के बाद का विकास। कॉलोनियल दौर ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसे आज़ाद भारत ने CSIR, IIT और नेशनल लैब्स के रूप में आगे बढ़ाया। इससे साइंस राष्ट्रीय विकास का हिस्सा बन गया। B. बैंक नेशनलाइजेशन। बैंक नेशनलाइजेशन भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कदम था। 1969 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसे लागू किया गया था, जिससे बैंकिंग सिस्टम को देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों से जोड़ा गया। 1. पिछौका और आवश्यकता। 1969 से पहले बैंक्स प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के कब्जे में थे और उनका फोकस सिर्फ अमीर और शहरी लोगों पर था। किसान, छोटी इंडस्ट्रीज और रूरल एरियाज इग्नोर होते थे। नेशनलाइजेशन का मकसद था क्रेडिट को आम लोगों तक पहुंचना। 2. 1969 और 1980 के 2 चरण। 1969 में 14 बड़े बैंक्स और 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज किए गए। सरकार के पास लगभग 90% बैंकिंग सेक्टर का कंट्रोल आ गया। इससे प्लानिंग और गरीबी हटाओ प्रोग्राम को बल मिला। 3. प्रभाव और परिणाम। रूरल एरियाज में बैंक ब्रांचेस खुली और एग्रीकल्चर लैंडिंग बढ़ी। सेविंग्स और डिपॉजिट्स में बड़ा वृद्धि हुई। सरकार ने क्रेडिट फ्लो को अपने विकास के लक्ष्यों के अनुसार मोड़ दिया। 4. समस्याएं और आलोचना। राजनीतिक दखल और इनएफिशिएंसी की वजह से बाद में NPA जैसे मुद्दे उभरे।
फिर भी इसने भारत की आर्थिक बुनियाद को मजबूत बनाया। कंक्लूजन, बैंक नेशनलाइजेशन ने इंडियन बैंकिंग को एलीट सिस्टम से जनता के सिस्टम में बदल दिया। इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोले। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।